बेलरिसा सोचती रहती है कि 1163 शुरू होने वाला है और अब समय आ गया है कि मुझे कैपिटल में वापस से लौट जाना चाहिए। वह ज़ेनकिन से कहती रहती है कि ज़ेनकिन हमें अब चलना चाहिए और ज़ेनकिन कहता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए और बेलरिसा कहती है कि अब हमें इंपीरियल सिटी जाना होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और इंपीरियल पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पर काइल रॉबिन से कहता रहता है कि यदि मैं पवित्र अवशेष प्राप्त कर लूँ तो मैं अपनी जादुई शक्ति पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। रॉबिन कहता रहता है कि आप पहले से ही काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, अनावश्यक जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रिंस काइल कहते हैं कि फिर भी क्या यह बेहतर नहीं होगा कि यदि मुझे मेरा जादू वापस मिल जाए तो। रॉबिन कहता रहता है कि खैर योहाइनेस, वैसे भी आप तलवार चलाने में काफी ज्यादा माहिर हैं, इसीलिए आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। और प्रिंस काइल सोचते रहते हैं कि आखिर वह इस पर टस से मस क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः हमें अब तक उन विशेष अवशेषों को इकट्ठा करने के लिए निकल जाना चाहिए था। लेकिन इन सब को देखकर ऐसा लगता है कि शायद मुझे पिछली बार भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी और जब मैंने ऐसा किया तो उन्होंने सुरक्षा को और भी अधिक बढ़ा दिया है। मैं बस यहाँ से इसीलिए भागने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं उस मैंशन को अपनी आंखों से देखना चाहता था और यह पता करना चाहता था। इन सबसे अधिक स्मृति क्षीण करने वाली दवाओं की मांग उन लोगों द्वारा की जाती है जो किसी प्रियतम की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकते, या फिर वे जो किसी चीज से बहुत ही ज्यादा लगाव रखते हैं लेकिन ये दवा नहीं मिटाती बल्कि वह समय को धुंधला कर देती है। जैसे यह याद करने की कोशिश करना कि आपने पिछली रात क्या खाना खाया था। वे आपको भुलाते नहीं हैं, वे केवल यादों को दूर धकेलते हैं, लेकिन मेरे लिए यादें मिटती हुई जहर की तरह महसूस होती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। योहाइनेस किसी से मिलने आते हैं और उसे आवाज लगाते हुए कहते हैं कि रियो, क्या आपको इसके बारे में कुछ खबर मिली? यह सुनकर रियो कहता रहता है कि मैं चाहे जितनी भी जांच कर लूं कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वे एनिमल साम्राज्य में न हो बल्कि वास्तव में पूर्वी साम्राज्य में हो। और यदि उन लोगों की बात की जाए तो जो कि अतीत से वर्तमान तक यात्रा कर चुके हैं। प्रिंस काइल कहते हैं कि क्या समय की अवहेलना करना संभव है, एक राज्य जो कि 100 साल पहले ही नष्ट हो गया था। और रियो कहता रहता है कि बेशक यह नामुमकिन लगता है, लेकिन अगर वे किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि वे किसी अलग समय में मौजूद हैं। और काइल कहता रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनकी तलाश करना जारी रखूंगा। यह सब सुनकर काइल परेशान होने लगता है और यह देखकर रियो कहता है कि आप ठीक नहीं लग रहे हो, मैं काम संभाल लूंगा, इसीलिए आप थोड़ा आराम कर लीजिए। और काइल कहता है कि ठीक है, मैं आराम कर लेता हूँ। काइल सोचता रहता है कि उन यादों को याद करने के लिए खुद को मजबूर करने से मेरा सिर दर्द भी और बेहतर होता जा रहा है और फिर भी मुझे लगता है कि यह राहत की बात है कि मैं पैलेस में रियो से फिर से मिल सकता हूँ। प्रिंस काइल विचार करते रहते हैं कि अब जब मैं बचपन की यादों का विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे वह मेरे लिए एक सपने के समान है। इसके अलावा जब शहरवासियों ने कहा कि उन्हें बेला के बारे में भी कुछ भी याद नहीं है तो उन सब को सुनकर मुझे शायद ऐसा लगा कि मैंने यह सब कुछ सिर्फ एक कल्पना की थी, क्योंकि वह समय सहन करने के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। प्रिंस काइल बेला के बारे में सोचकर दुखी होते रहते हैं और वो अपनी तलवार को गले लगाते हुए कहते हैं कि बेला, बेला, मुझे मालूम है कि हम फिर कभी फिर मिलेंगे, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, हम जरूर मिलेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और बेला को दिखाया जाता है जो कि अपनी कैट फॉर्म में थी और सोचती रहती है कि उन्होंने इस स्थान को किसी प्रकार की पवित्र शक्ति से बांध रखा है, इसीलिए काइल को अवशेष मिलने में बस 6 महीने और लगेंगे।
इसके अलावा पिछले 3 वर्षों से मैं मूल कहानी को बहुत अधिक प्रभावित होने से बचाने के लिए एम्पायर से दूर रह रही हूँ, हुआ में ही रह रही हूँ और यहाँ पर वापस लौटकर नहीं आई। और चूंकि मेरे हस्तक्षेप के कारण 6 महीने पहले ही काइल इंपीरियल पैलेस में लौट गया है, इसीलिए इसका मतलब यह है कि अन्य कार्यक्रम भी निर्धारित समय से 6 महीने पहले ही हो सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं उनके बारे में विचार करूं, यदि ऐसा हुआ तो रोजेना और काइल के बीच की प्रेम कहानी अलग तरह से आगे बढ़ सकती है। बेलरीसा अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और सोचती रहती है कि यदि इतने प्रयास के बाद भी कहानी में कोई मोड़ नहीं आता है तो मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है 6 महीने बाद वर्ष 1163 में और बेलरीसा कहती रहती है कि उफ, मैं अपना ध्यान फिर से केंद्रित नहीं कर पा रही हूँ। वह अपने फोन को देखते हुए सोचती रहती है कि मैं अपना मिशन शुरू करने से पहले कहानी को एक आखिरी बार फिर से पढ़ना चाहती थी, लेकिन हर बार जब मैं किसी ऐसे दृश्य पर पहुंचती हूं जहां काइल और रोजेन एक दूसरे से प्यार में डूबे होते हैं तो मैं बस उसे पढ़ना छोड़ देती हूं। क्या मेरे लिए यही कॉम्प्लेक्स होने का यही एहसास है? बेलरीसा कहानी को पढ़ती रहती है और वो सोचती है कि आखिर वह इतनी दयालु कैसे है और फोन को पटक देती है। वह सोचती रहती है कि रोजेना इतनी ज्यादा मासूम है कि वह द्वेष को भी दया समझ लेती है और अंततः जाल में फंस जाती है। और बेशक इसे मैं समझ सकती हूँ, यह वही दयालुता है जिसने मूल कहानी में काइल को अपनी ओर आकर्षित किया था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर मैं ऐसा महसूस क्यों कर रही हूँ। मुझे यह नहीं सोचना चाहिए। बेलरीसा विचार करती रहती है कि अगर काइल के बारे में देखा जाए तो पिछले 6 महीनों से काइल ने इंपीरियल पैलेस नहीं छोड़ा है। और यदि रियल स्टोरी की बात की जाए तो रियल स्टोरी में रोजेना को डाकुओं के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और काइल ही वह व्यक्ति होता है जिसने उसे उस समय बचाया था। बेलरीसा अपना सर पकड़ते हुए परेशान होते हुए सोचती है कि लेकिन समस्या यह है कि वे डाकू वही थे जिन्होंने कुछ साल पहले हमारी गाड़ी पर अटैक किया था और मैंने उन्हें अच्छी तरह से संभाल लिया था, इसीलिए अब वह किडनैपिंग होना असंभव है। खैर, यह वह भविष्य है जिसे अब बदला नहीं जा सकता है, लेकिन काइल का भविष्य वैसा ही घटित होना चाहिए और इसे मैं करूंगी। अब इन सब चीजों के बारे में विचार करते हुए बेलरीसा जेनकिन और जेनबार के पास जाती है और कहती है कि ठीक है, सभी लोग अपने हथियारों की जांच कर लो, अब उसका अपहरण करने का समय आ गया है और जो काम मैंने फैलाया है उसे मैं ही सही करूंगी। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। काइल को दिखाया जाता है रॉबिन कहते रहते हैं कि इस तरह से उत्तराधिकारी समारोह में देरी होती ही रहेगी। जैसा कि योहानेस ने कहा है, अवशेषों को इकट्ठा करना सबसे अच्छा तरीका प्रतीत होता है। काइल 6 महीनों से यहीं पर था और वो यह सब सुनकर विचार करता रहता है कि सच्चाई तो यह है कि मैंने यहाँ से बाहर जाने की आशा फाइनली छोड़ ही दी थी कि मुझे बाहर भी जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद क्राउन प्रिंस के अवशेष संग्रह मिशन के लिए अनुरक्षकों का शीघ्र ही निर्णय लिया गया है। रियो फ्रोहा और रिने फ्रोहा बाव करते हुए कहते हैं कि हमें इस महत्वपूर्ण पद को देने के लिए शुक्रिया। क्राउन प्रिंस की सेवा करना हमारे लिए सम्मान की बात है। क्राउन प्रिंस काइल स्माइल करते हुए कहते हैं कि हमें मिले हुए काफी समय हो गया है। आप दोनों से फिर से मिलकर मुझे खुशी हुई। रियो और रिने फ्रोहा जो कि इलेसिया मैजिक एकेडमी की टॉप स्टूडेंट है और रियो फ्रोहा एक बहुत ही अच्छा और अपने कार्य में निपुण हीलर है और मेरे ग्रेजुएशन के पहले भी वह मेरे सबसे अच्छे साथी थे और मैं हमेशा से ही उन पर विश्वास करता हूँ। काइल सोचता रहता है कि इन सब के अलावा यह लाइन मेरे रिग्रेशन से पहले ही अलग हो गई थी। उस समय रोहन की जगह पीटर था और मैंने पीटर को महल में कभी भी नहीं देखा था उस समय पर।
इन सब के बारे में सोचते हुए काइल कहता है कि क्या आप ऐसी कोई जगह जानते हैं जहां अवशेष हो सकते हैं? और रॉबिन कहता है कि मैंने कुछ स्थानों पर इस बारे में खोजबीन की है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। वह एक मैप लेकर आता है और वो उस पर बात करते हुए जगह दिखाते हुए रॉबिन कहता है कि लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ अभी भी जांच की आवश्यकता है। रॉबिन उसके बारे में बताते हुए कहते रहते हैं कि लगभग 10 वर्ष पहले जब हेरिटिया टेम्पल के कुछ प्रीस्ट विदेश में मिशन यात्री पर निकले थे, वे समस्यात्मक तरीके से गायब हो गए थे। हेरिटिया टेम्पल का नाम सुनकर योहानेस अपनी मुट्ठी को कसते हुए सोचते रहते हैं कि मुझे याद आ रहा है कि वह टेम्पल वही है जहां पर मैं बेला के साथ जाना चाहता था। रॉबिन मैप में उस स्थान पर अपनी फिंगर को रखते हुए कहते रहते हैं कि वहां पर ऐसी अफवाहें हैं कि उन पर पास के डाकुओं ने हमला कर दिया था, लेकिन हमें इसकी पुष्टि करनी होगी। कई वर्षों से उस अरबा में डाकुओं की कोई रिपोर्ट नहीं आई है और इन सब के अलावा शायद हमें पहले ड्रैगन की घाटी की जांच करनी चाहिए और इसीलिए मैं और भी अधिक सुराग जुटाने के लिए पास के शहर में ही ड्रेजर में जाऊंगा। हेरिटिया टेम्पल और डेजर की बातों को सुनकर काइल को उनके बचपन की यादें याद आने लगती है और वह सोचता रहता है कि उन दो नामों को सुनकर ही मुझे वह यादें धुंधली धुंधली दिखाई दे रही हैं। वह सभी पल जो मैंने बेला के साथ बिताए थे, इससे मुझे बेला की कमी महसूस हो रही है। मैं उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ। काइल इन बातों के बारे में सोचता ही रहता है कि रॉबिन कहता है योहानेस और काइल कहता है कि तो ठीक है, यह डिसाइड हो गया, मैं डेजर जाऊंगा। वह सोचता रहता है कि मैं वहां जाते ही उस मेंशन को सबसे पहले देखूंगा। यह सुनकर रॉबिन कहता है कि तो ठीक है, फिर भी मैं सब कुछ व्यवस्थित कर लूंगा और कल डेजर के लिए रवाना होने के लिए सब तैयार कर दूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। वह डेजर के लिए निकल जाते हैं। काइल कहता रहता है कि रीने, क्या आपको आसपास कोई हत्यारा दिखाई दे रहा है? और रीने अपने मैजिक का उपयोग करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई हमें देख रहा है या पीछा कर रहा है। यह सुनकर योहानेस सोचते रहते हैं कि क्या सच में मैं पागल होता जा रहा हूँ, और वो कहता है कि ठीक है। और यह सुनकर रियो स्माइल करते हुए कहता है कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, शायद कुछ भी नहीं है। और रीने कहती है कि हाँ बिल्कुल, चूँकि हम पहले से ही बाहर आ चुके हैं, हमें भी इसका आनंद लेना चाहिए। और उनकी बातों को सुनकर योहानेस स्माइल करते हुए कहते हैं कि ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। काइल चलते हुए सोचता रहता है कि आखिरकार मैं और बेला उस मेंशन में इतने साल पहले रहे थे, मैं उसे देखने वाला हूँ। और वह अपने साथियों से कहता है कि मैं वह मेंशन देखना चाहता हूँ, इसीलिए हम पहले वहीं चलेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और वर्ष 1163 की शुरुआत हो जाती है। यह मार्च का महीना चल रहा था और उन सभी को एक जंगल में देखते हुए लग रहा था कि वह किसी प्लान के बारे में काम कर रहे हैं। बेलरीसा अपने हाथ में एक कम्युनिकेशन डिवाइस को लेते हुए कहती है कि आप सभी अच्छे से जानते हैं ना आखिर इसका उपयोग कैसे करना है। क्यों मैंने सही कहा ना? यह एक स्थायी संचारक है। वह सोचती रहती है कि और मेरे पिछले जीवन के संस्करण के समान आकार के लिए डिजाइन किया गया है। यह बेला के द्वारा बनाया गया एक मैजिकल आविष्कार है जो कि स्वप्न राक्षसों के मानव सपनों में प्रवेश करने के सिद्धांत पर आधारित है। पूर्व जीवन संचारकों के विपरीत एक सामान्य चक्र बनाए रखना आवश्यक है। उस डिवाइस को देखकर जैनकिन कहता रहता है कि माय लेडी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप सचमुच अविश्वसनीय हैं और यह एक बहुत ही ज्यादा अभूतपूर्व आविष्कार है। और जैन बार कहता रहता है कि हमें इसकी क्या जरूरत है, हमें तो बस उनका अपहरण ही करना है ना।
यह सुनकर बेला उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि यही कारण है कि लोग आपको अज्ञानी डीमन कहते हैं, और एवर स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, आपको कम से कम इस पर चुप रहना चाहिए ताकि आप कोई भी गड़बड़ ना कर सकें। इस बारे में सोचकर बेलोरीसा दुखी होती रहती है। वह सोचती रहती है कि जो भी हो, फिर भी मैं अपने पिछले जीवन में एक ऑफिसर थी और अब मैं एक अपहरण कर रही हूँ। मेरी नैतिकता की भावना निश्चित रूप से खत्म होती जा रही है, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। और वैसे भी मुझे यह सब काइल के लिए करना ही होगा। वह सभी को ऑर्डर देते हुए कहती है कि कोई भी बिल्कुल भी इस तरह का व्यवहार कभी भी नहीं करेगा कि वह काइल को जानता हो। काइल को हमारे अस्तित्व के बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन उन चारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह कुछ समझ ही नहीं रहे हों, और उन्हें देखकर बेलोरीसा सोचती रहती है कि वे उस पर इतना अविश्वास कैसे कर सकते हैं। आखिर वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। बेलोरीसा अपने सिर को पकड़ते हुए परेशान होते हुए कहती है कि ज़ेनकिन, मुझे आप पर सबसे ज्यादा भरोसा है, इसीलिए मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण मिशन दे रही हूँ, ठीक है। यह सुनकर ज़ेनकिन कहता है कि माय लेडी, क्या यह सबसे कठिन काम नहीं है। और बेला कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप काइल पर दूर से नजर रखें, इंपीरियल पैलेस के पास रहकर। और यह सुनकर ज़ेनकिन सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि क्या सच में यह काम मैं करूं? क्या आपको सच में लगता है कि मैं इसे ठीक से कर लूंगा? बेलोरीसा कहती है कि क्या आपको इसमें कोई परेशानी है? और ज़ेनकिन कहता रहता है कि अरे नहीं, मैंने तो बस यह सोचा था कि यंग मास्टर के मामले को आप व्यक्तिगत रूप से संभालेंगी, इसीलिए मुझे ऐसा लगा। यह सुनकर बेलोरीसा सोचती रहती है कि मैं फिलहाल डीमन किंग के आवाहन को रोकने में कामयाब हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं यह नहीं जानती कि आखिर मेरा शरीर इन सब में कब तक टिक पाएगा। इसके अलावा मैं वैसे भी उससे नहीं मिल सकती, इससे फिर मुझे पछतावा ही होगा। फिलहाल मुझे सिर्फ और सिर्फ रियल स्टोरी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि इस समय इसी की ज़रूरत है। बेलोरीसा क्लैप करते हुए कहती है ठीक है, अब आगे से कोई गलती नहीं होगी। और बेरी कहती है कि ठीक है माय लेडी। और बेरी को देखकर बेलोरीसा कहती है कि बेरी, तुम्हारा पूरा फर का रंग पूरी तरह से अलग हो गया है, इसे दोबारा करो। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और प्रिंस काइल को दिखाया जाता है। उसके सहयोगी कहते रहते हैं कि एक सराय लाल गुलाब, मुझे लगता है कि हमें कम प्रोफाइल में रहना चाहिए। क्या हम सचमुच इतनी महंगी जगह पर रह सकते हैं? और उस सराय को देखकर प्रिंस काइल कहते हैं कि हाँ, हम यहीं पर रहेंगे। और उसके सहयोगी कहते हैं कि ओ, यह कितना शानदार सराय है। प्रिंस काइल को देखकर लग रहा था कि जैसे वह इस जगह को जानते हों। और उनका सहयोगी कहता है कि काइल, क्या आप इस जगह को जानते हैं? क्या आप पहले भी यहाँ पर आए हुए हैं? काइल आगे की ओर बढ़ता है और सोचता रहता है कि मुझे सचमुच ज्यादा कुछ याद नहीं, मैं टहलने जा रहा हूँ, मुझे इस बारे में याद नहीं है। काइल जाते जाते सोचता रहता है कि जब मैं ग्रीष्मकालीन उत्सव के दौरान बेला के साथ यहाँ आया था, तो क्या यह वही सराय नहीं थी? क्या हमने बहुत ही अधिक वेगपूर्ण ढंग से कार्य किया था? काइल वहाँ पर सराय में घूमता रहता है और उस जगह को देखकर कहता रहता है कि हमने यहाँ पर आकाश लालटेन जलाए थे, है ना? और उसे याद करके मुझे लगता है कि शायद मुझे अपनी इच्छा को दोबारा नहीं लिखना चाहिए था। काइल को याद आता है कि मुझे अभी भी याद है कि मैंने उस लालटेन पर क्या लिखा था, जल्द से जल्द सूर्य से मिलना, इसके अलावा प्रिंसेस के साथ हमेशा रहना और बेला के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना और उसे अपने पास रखना। और मुझे अभी भी वह एहसास याद है, उस वक्त मैंने लालटेन को लेते हुए सोचा था कि इस बार मैं इस इच्छा को अपने आप से ही लिखूंगा। उसे याद आता है यह वही स्थान है जहाँ पर मैंने और बेला ने साथ में डांस किया था और उस वक्त हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे। शायद यह एक ऐसी इच्छा थी जो मुझे कभी पूरी नहीं करनी चाहिए थी।
काइल सोचता रहता है कि मुझे अभी भी याद है उस समय बेला ने क्या कहा था। उसने कहा था कि काइल, भविष्य में आप उच्च समाज में चर्चा का विषय बनेंगे, और काइल ने कहा था कि क्या सच में ऐसा होगा। और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे कि मैं इन सब में बहस सा जाऊंगा और कभी नहीं रुकूंगा। मुझे लगता है कि क्राउन प्रिंस के पास अब हंसने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है और ना ही कोई चीज पाने के लिए उसके अलावा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी ओर। बेला को दिखाया जाता है और उसके अस्थायी संचार पर आवाज आती रहती है कि हम डेजर पहुँच गए हैं। यह सुनकर बेला कहती है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया, अब इसे शुरू करते हैं। सबको पता है ना क्या करना है। जैन कीन काइल पर नजर रखो और उसका पीछा करते रहो। जैन बार रोजेन पर अपहरण करने की योजना बना रहे भाड़े के सैनिकों पर नजर रखें। इसके अलावा एवर, आपका काम है डेजर में डाकुओं द्वारा पवित्र अवशेष चुराने की अफवाहें फैलाई गई हैं, और इसके अलावा बेरी कोजेन पर नजर रखें। और विशेष आदेश है कि डिवाइस पर खरोच करके कम्युनिकेशन के माध्यम से जवाब दे, हाँ के लिए 1 खरोच और नहीं के लिए 2 खरोच। सराय में जैनकिन को काइल दिख जाता है और वो डिवाइस के माध्यम से बेला से कहता रहता है कि मैंने सराय में उनके प्रवेश की पुष्टि कर ली है, मैं इसकी खबर दे रहा हूँ। यह सुनकर बेलरीसा एवर की ओर देखते हुए कहती है कि ठीक है, अब आपका काम है अफवाहें फैलाना। और यह सुनकर एवर खुश होते हुए कहती है कि ठीक है, मैं इसे खत्म करके जल्दी से वापस आई। और बेलरीसा कहती है कि जैनकिन, मुझे बताओ कि आखिर आप कौन सी सराय में हैं। लेकिन जैनकिन उसकी बात नहीं सुन पा रहा था और बेला कहती रहती है कि जैनकिन, जैन मुझे बताओ कि आप कौन सी सराय में हो और क्या आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है, क्या मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है। और कुछ देर बाद जैनकिन कहता है कि इस सराय का नाम रेड रोज है। यह वही सराय है जहां पर हम ग्रीष्म अवकाश के दौरान रुके थे, आप जानती हैं ना माय लेडी। इसके अलावा आप भी यह जानती हैं कि यंग मास्टर और आप दोनों ही काफी बड़े हो गए हैं, और अब तक तो आप उस लेडी से भी बहुत लंबे हो गए होंगे जिसे कि आप पहले मिले थे। यह सुनकर एवर स्माइल करते हुए कहती है कि ओ मेरे यंग मास्टर, सच में आप बहुत ही लंबे और सुंदर हो गए होंगे। यह सुनकर बेलरीसा भी सरप्राइज हो जाती है और सोचती रहती है कि आखिर वह दोनों कर क्या रहे हैं। एवर बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी और वो कहती रहती है कि क्या आपको नहीं लगता कि लेडी वह काफी लंबे और सुंदर होंगे। यह सुनकर बेलरीसा एवर की ओर गुस्से से देखती है और कहती है कि तुम उसके पास जाने के बारे में भी बिल्कुल भी मत सोचना, आप काइल के पास नहीं जाएंगी। और यह सुनकर एवर कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा मीन है माय लेडी। और बेलरीसा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सोचती रहती है कि मुझे बस मूल कहानी पर ध्यान देना चाहिए और कोई भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। अगले दिन दिखाया जाता है डिवाइस में से आवाज आती रहती है, एवर ने अफवाहें अच्छी तरह से फैलाई हैं। यंग मास्टर अपने समूह के साथ डाकुओं के ठिकाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अपने वर्तमान कौशल के साथ वह आसानी से 15 भाड़े के सैनिक को संभाल सकता है। यह सुनकर बेलरीसा कहती है कि अभी वहां से निकल जाओ इससे पहले कि आप पकड़े जाएं। क्या आपको निष्करण की आवश्यकता है। और उस पार से आवाज आती है कि नहीं, मैं अपने आप ही वहां से चला जाऊंगा। बेलरीसा सोचती रहती है कि सब कुछ तैयार हो गया है, अब काइल को बस डाकुओं के ठिकाने पर रोजेन से मिलना है और सब कुछ मूल कहानी के अनुसार होगा, है ना। बेलरीसा उस डिवाइस को पकड़ते हुए सोचती रहती है कि प्लीज मेरे शरीर को थोड़ी देर और यहाँ पर टिकने दीजिए। वह कहती है कि इस बिंदु से आगे बढ़े, यह महत्वपूर्ण है, सतर्क रहें, खास करके आप बेरी।
यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। बैरी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर रोजेना के साथ थी और उन पर ध्यान रख रही थी कि वह वहीं पर रहे, और रोजेना के हाथ बंधे हुए थे। उसकी मेड भी वहाँ पर थी। वह दरवाजे की ओर जाती है और यह देखकर उसकी मेड कहती रहती है कि माय लेडी प्लीज वहाँ पर मत जाइए, वहाँ पर खतरा है, यहाँ वापस आ जाइए। और रोजेना दरवाजे के पास जाते हुए और वहाँ की आवाज़ सुनते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि शायद हमें बचाने के लिए वहाँ से कोई हमारी ओर आ रहा है। यह सुनकर बैरी भी डिवाइस पर एक बार खरोंच करके बेला को संकेत भेजती है और यह सुनकर बेलरीसा विचार करती रहती है कि यह तो खुशी की बात है कि कहानी अब अपने मूल स्थान पर जा रही है और वैसे ही चलने वाली है जैसे कि उसे चलना चाहिए। स्टोरी की बात करें तो जब रोजेना को पता चलता है कि उसकी ओर कोई आ रहा है तो वह दरवाजे के पास चली जाती है, और जब अचानक से दरवाजा खुलता है तो रोजेना काइल की बाहों में गिर जाती है और उनके गिरने के कारण उन दोनों के बीच किस हो जाती है। और ऐसा हो जाने के बाद में फिर वह काइल से इस बारे में आग्रह करती है कि वह जिम्मेदारी ले और उनकी यात्रा में शामिल हो। मुझे बस इस बात की पुष्टि करनी है कि यह ऐसा ही हो। इन सब के बारे में सोचने के बाद वह विचार करती रहती है कि इन सब के बाद मैं पूरी तरह से पीछे हट सकती हूँ जब तक कि काइल मुझे मार न दे। और वह बेरी से कहती है कि क्या दरवाजा खुल गया है बेरी? बेरी खरोंच करके आवाज देती रहती है और बेलरीसा पूछती रहती है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वह सच में उसकी बाहों में गिरी है, क्या सच में उन दोनों के बीच किस हो गई है। बेरी उस डिवाइस पर उसे खरोंच करके संकेत देती जा रही थी और यह सब सुनकर वह सोचती रहती है कि क्या सच में ऐसा वहाँ पर हो रहा है।